हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है बच्चों आप सभी को ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ वेदांतु, दैट इज वेदांतु क्लास 11th एंड 12th। जहां पे बच्चों आप सभी को पता है हमने एक नई सीरीज शुरू की है जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन इन वन वीडियो। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का एक मजेदार से चैप्टर जिसका नाम है बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक पर्टिकुलर दिस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो फटाफट बच्चों सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और जो लोग मुझे बच्चों नहीं जानते तो मैं आप सभी को पता है फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा नाम है विशाल and I have done my BTech from IIT Mandi. I have been awarded Institute Silver Medal Award and I have been teaching the students of both JEE and NEET field from last 2 years. So this is my brief introduction बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे कि अ स्टील वायर, एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है बच्चों 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। कॉपर वायर का लेंथ दे रखा है इतना, क्रॉस सेक्शन दे रखा है इतना, गिवन लोड। ठीक है, तो क्या रहा बच्चों अपने पास दो वायर्स हैं, अपने पास दो वायर्स है भाई। ठीक है, अपने पास एक वायर है, ये क्या है बच्चों इसका स्टील का वायर है और दूसरा एक वायर है जो कि कॉपर का है। ठीक, अब इन दोनों को बच्चों इक्वल वेट से इसको खींचा जाता है, इक्वल वेट से खींचा जाता है, यानी दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है बच्चों वो बराबर है। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका लेंथ स्टील का ये हो गया, कॉपर का एलसी और कॉपर का क्रॉस सेक्शन एसी हो जाएगा। ठीक, तो क्या रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट कॉपर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू द कॉपर का रेशियो पूछा। तो सबसे पहले मुझे बता दो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। सर यंग्स मॉडुलस क्या होता है? सर यंग्स मॉडुलस होता है सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा बच्चों लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन हो जाएगा सर डेल्टा एल अपॉन में। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आधा बात सही है, हो जाएगा। चलो तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा, है ना। ये सभी को आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए यंग्स मॉडुलस का, राइट। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों कि अंडर अ गिवन लोड, सेम लोड है, लोड भी दोनों पर जो लगने वाला लोड है बच्चों वो क्या है, सेम है, और दोनों का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बच्चों, सॉरी दोनों का जो क्या कहते हैं स्ट्रेच है बच्चों, यानी जो डेल्टा एल है दोनों का बराबर दे रखा है। ठीक है, दोनों का डेल्टा एल बराबर दे रखा है, तो स्टील डिवाइड बाई कॉपर कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये एफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाई ए ऑफ स्टील इंटू डेल्टा एल देखो दोनों में बराबर है, डिवाइड बाई एफ कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाई एरिया ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा एल दोनों में कॉपर है मतलब बराबर है ना, दोनों में स्ट्रेच देखो बराबर हो रहा है, सेम स्ट्रेच बोल रखा है यहाँ पे, देखो जरा सेम अमाउंट से स्ट्रेच हो रहा है, तो डेल्टा एल बराबर है, और दोनों पे लगने वाला लोड भी बच्चों क्या है बराबर है, तो फोर्स से फोर्स चला जाएगा, सॉरी फोर्स से फोर्स चला जाएगा और डेल्टा एल से डेल्टा एल चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपना सर, अपना आंसर आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा सर ए सी इंटू एल एस डिवाइड बाई ए एस इंटू एल सी। ठीक है, अब सारा डेटा दे रखा है, रख दीजिए। क्या दे रखा है बच्चों, कॉपर का क्रॉस सेक्शन दे रखा है 4 × 10⁻⁵, स्टील का लेंथ कितना है भाई 4.7 मीटर, डिवाइड बाई स्टील का क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁵, और कॉपर का लेंथ है 3.5, राइट। अब देखो 10⁵ से 10⁻⁵ कैंसिल, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा सर अपना 4 × 4.7 डिवाइड बाई 3 × 3.5। क्लियर है। अब जब इसको आप बच्चों डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 1.79। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे यंग्स मॉडुलस का रेशियो। समझ में आ गया है क्या सभी को बात? आसान सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो होता है बच्चों क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूला लग दीजिए, जो कंडीशन दे रखा है उसको निकाल दीजिए, उसके बाद रेशियो निकाल दीजिए, अपना काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसका सोल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 8.2 ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या कह रहा है कि फिगर 8.9 सोज द स्ट्रेस स्ट्रेन करो, स्ट्रेस स्ट्रेन करो आप सभी को दे रखा है फॉर अ गिवन मटेरियल। व्हाट आर द यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या है, और अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। तो सबसे पहले मुझे बताओ ए में क्या बोल रहा है बच्चों, यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है। यंग्स मॉडुलस मैंने फिर से बताया क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है कि नहीं होता, बताओ सर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है।
या फिर बेसिकली इसको ऐसे भी कह सकते हो ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अर्थात ये हो जाएगा ना भाई सिग्मा और एप्सिलॉन कर्व। भाई सिग्मा को हम लोग दिखाते हैं किससे, स्ट्रेस से, एप्सिलॉन को दिखाते हैं स्ट्रेन से, तो सिग्मा एप्सिलॉन कर्व का स्लोप हो जाएगा सॉरी, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, है ना। तो देखो जरा निकाल लो, अगर देखा जाए बच्चों तो कहाँ पे अपने को एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे लेकिन ध्यान से देखोगे तो हमें स्ट्रेस भी एग्जैक्ट पता है और स्ट्रेन भी एग्जैक्ट पता है, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना है 150, स्ट्रेन कितना बच्चों 0.02, तो y की वैल्यू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई, ये देखो कितना है 10⁻⁶ में है, ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁶ भी लगाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा हमारे पास 0.02 या फिर लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻3, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों कितना 75 इंटू 10⁻3 ऊपर जाएगा, -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना यंग्स मॉडुलस, ठीक है। चलिए बी में देखिए क्या कह रहा है बच्चों, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब होता है कि वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस सह सकता है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस सह सकता है बिफोर फेल्योर, फेल होने से पहले वो कितना स्ट्रेस सह सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो भैया देखो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस सर है ये देखो लगभग 300 के आसपास है, कितना है लगभग 300 के आसपास है। तो जो यील्ड स्ट्रेंथ होगा सिग्मा वाई जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों यील्ड स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये जो यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा ये लगभग हम लोग कह सकते हैं ये 300 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 10⁻6 में हो जाएगा ये, क्लियर है। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है। ठीक हो जाएगा भाई हमारा यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड समझ में आ गया। यील्डिंग का मतलब बेसिकली बच्चों बात ये है, ये होता है बात कि मतलब उसके बाद जैसे एक वायर को आप खींच रहे हैं, एक वायर को अगर आप खींच रहे हो तो भैया एक कुछ लिमिट होगी, उस मतलब एक लिमिट तक फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, एक लिमिट तक स्ट्रेस या फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, वो अपने कंडीशन में अपने लेंथ में वापस आ जाएगा, राइट। लेकिन वह लिमिट जिसके बाद बच्चों अगर आपने एक्स्ट्रा उसके ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वो अपने इनिशियल लेंथ में वापस नहीं आएगा। मतलब जैसे प्लास्टिक को खींचो, प्लास्टिक को खींच देते हो तो भैया वो खींच जाता है तो अपने वापस कंडीशन में नहीं आ पाता, राइट, अपने लेंथ में वापस तो नहीं आ पाता। तो वह स्ट्रेस जिस पर कि वो अपने पुराने कंडीशन में वापस ना आ जाए, यील्डिंग हो जाए। अभी देखो मटेरियल टूट नहीं रहा है, अभी मटेरियल हमारा टूट नहीं रहा है, वो टूटेगा दूसरे स्ट्रेस पे, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन यील्डिंग क्या होता है बच्चों की, यील्डिंग मतलब समझ लो सिंपल कि वो खींचना शुरू हो जाए, खींच करके ऐसे कंडीशन पहुंच जाए कि मतलब वो वापस ना आए, इसको कहते हैं हम लोग यील्डिंग। और बाकी फ्रैक्चर जो होगा वो फ्रैक्चर यहाँ पे होगा, इस स्ट्रेस पर फ्रैक्चर होगा, राइट। तो याद रखिएगा जो फ्रैक्चर होता है जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो यील्ड स्ट्रेस से कम होता है, समझ गए, ठीक है। चलो क्योंकि ऑलरेडी वो खींच चुका है, अब खींच चुका है उसके बाद उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा कम फोर्स की आवश्यकता होगी, क्लियर है भाई। चलो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8.2। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है सॉरी, पढ़िए जरा, देखो क्या कह रहा है, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है, तो कह रहा है बच्चों की द ग्राफ्स आर ड्रॉन टू द सेम स्केल, दोनों सेम स्केल पे है। कह रहा है व्हिच ऑफ द मटेरियल है द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, किस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस बच्चों जो है वो ग्रेटर है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यंग्स मॉडुलस कैसे पता करते हो भाई। यंग्स मॉडुलस सर हम लोग पता करते हैं बेसिकली स्लोप से। किससे पता करते हैं, स्लोप से, ठीक। अब देखो ये देखो एंगल, ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, कौन सा एंगल ज्यादा है सर, इसका एंगल ज्यादा है। अगर ये एंगल ज्यादा है तो ये वाला एंगल कम होगा और ये वाला एंगल ज्यादा होगा। यानी अगर मैं इसको बोलता हूँ θ1, इसको बोलता हूँ मैं θ2, तो क्या होगा बच्चों, जो θ1 होगा वो ज्यादा होगा θ2 से। अगर θ1 यानी स्लोप ज्यादा है, θ1 ज्यादा है तो tan θ भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब है सर tan θ1 जो होगा वो ज्यादा होगा सर tan θ2 से, है ना। tan θ1 का मान ज्यादा होगा tan θ2 से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से समझ सकते हैं सर कि जो बेसिकली यंग्स मॉडुलस होता है वो स्लोप ही होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होगा ए का वो ज्यादा होगा भाई यंग्स मॉडुलस ऑफ बी का, ठीक है। क्योंकि फॉर अ गिवन स्ट्रेस मतलब फॉर अ गिवन स्ट्रेन, एक स्ट्रेन की गिवन वैल्यू के लिए इसके लिए स्ट्रेस अपने को ज्यादा लगाना पड़ रहा है,
समझ लो। मतलब एक दोनों में बराबर इलोंगेशन करने के लिए, दोनों में बराबर इलोंगेशन करने के लिए हमको जितने ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है वो मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, वो मटेरियल ज्यादा ही इलास्टिक होगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन है, इन दोनों बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन है, तो वही स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा बच्चों जो कि जितने ज्यादा पॉइंट में फ्रैक्चर हो, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाने में फ्रैक्चर हो। समझ लो कि नहीं समझ रहे हो भाई, एक था मटेरियल जो कि 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फेल हो गया और दूसरा जो है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फेल हुआ, तो किसकी स्ट्रेस मतलब किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कौन स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा, तो जिसका फ्रैक्चर स्ट्रेस है ना, जिसका पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर की जगह पे कितना स्ट्रेस है। तो देखो जरा इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए जरा देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए देखो और इसके लिए देखो, ठीक है। तो इस किसके लिए स्ट्रेस ज्यादा भाई, तो याद देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पे जो इसका फ्रैक्चर पॉइंट है, देखो यहाँ पे जाकर फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर के जो ए के लिए जो फ्रैक्चर पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रैक्चर पॉइंट पे एट द रेट फ्रैक्चर पॉइंट पे हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्चर पॉइंट पे जो स्ट्रेस है सिग्मा जो ए के लिए है वो बच्चों है ज्यादा बी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो भैया ए पर स्ट्रेस ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा सर, ये इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर जो मटेरियल ए है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ए जो है मोर स्ट्रॉन्गर। समझ गए, ये जो है बच्चों क्या हो जाएगा मोर स्ट्रॉन्गर। ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा कि देखो ये जो मटेरियल है बच्चों, ये जो है देखो कितना स्ट्रेन झेल पा रहा है, इतना स्ट्रेन झेल पा रहा है, राइट। और ये जो है बच्चों यहीं पे फेल हो गया, समझ लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये इतना ज्यादा मतलब इतना खींचता गया है ना, और ये जो है बच्चों थोड़ा सा खींचने पे बी जो मटेरियल है वो थोड़ा सा खींचने पे फेल हो गया, राइट। तो यहाँ से भी आप सभी लोग थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि जो ए है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा। समझ में आ गया, ये क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा। क्लियर है, हो जाएगा, आगे चला जाए बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है। कह रहा है द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। तो देखो कह रहा है बच्चों कि रबर का जो यंग मॉडुलस है वो ज्यादा है स्टील से। तो भाई बिल्कुल बात गलत है, ये फॉल्स है। क्यों, कि भाई जिस मटेरियल को खींचने के लिए जितनी ज्यादा ताकत की आवश्यकता होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा क्या होता है, वो मटेरियल की मतलब जो यंग्स मॉडुलस होता है उतना ही ज्यादा होता है, वो मटेरियल उतना ही ज्यादा इलास्टिक होता है। क्योंकि यंग्स मॉडुलस बताओ जरा, सबसे पहले बताओ फॉर्मूला से देख लेते हैं। चलो यंग्स मॉडुलस क्या होता है सर, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, राइट। अब ये क्या है बच्चों, ये स्ट्रेन है, ठीक। अब मुझे बताना जरा, मुझे इतना मतलब मुझे 0.1 का स्ट्रेन चाहिए, है ना। अब 0.1 का स्ट्रेन लाने के लिए आपको किसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्टील में या फिर रबर में। सर स्टील में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जिसमें ज्यादा सिग्मा होगा, जिसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसके लिए ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, वही सी के लिए तो वाई जो है ज्यादा होगा ना भाई। अगर हमने एप्सिलॉन को फिक्स कर दिया तो आप सभी लोग देख सकते हैं वाई जो है प्रोपोर्शनल टू सिग्मा आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, जो स्टील का जो यंग मॉडुलस होगा वो ज्यादा होगा। समझ गए, क्लियर है। चलो उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बच्चों द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। ठीक है, अब एक कॉइल है, कॉइल आपने देखा है कैसा होता है, कॉइल ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया बच्चों कॉइल, समझ में आ रहा, ठीक है, ये हो गया कॉइल। अब इस कॉइल को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, कॉइल को खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो आप लोग ऐसे खींचोगे, लेकिन जो फोर्स लग रहा है इसमें बच्चों, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, इसको खींच करके सीधा करने की कोशिश कर रहा है, खींच करके सीधा करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग होती है याद रखिएगा, है ना। अगर एक कॉइल है, क्या बच्चों, अगर ये कॉइल है ना, तो अगर कॉइल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो जो क्या होता है, मतलब जो कॉइल होता है, अगर मेरे पास बच्चों अगर नॉर्मल वायर रहता, अगर हमारा जो नॉर्मल वायर रहता, अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे खींच रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं।
लेकिन लेकिन अपने को अगर बच्चों अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे एक क्वाइल है हेलिकल शेप में है, ठीक, तो इसको खींच रहे हैं तो शेप चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा सर, शेप चेंज हो रहा। अगर आप इसको खींच करके अगर आप एक लंबा वायर बना दिए तो ये हेलिकल पाथ से, हेलिकल से कैसे हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। तो हेलिकल से स्ट्रेट हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शेप में चेंज हो रहा है। शेप चेंज होता है तो कौन सा स्ट्रेस आता है सर, शेप चेंज करने के लिए जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है वो शियर मॉडुलस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दूसरा वाला बात है बच्चों वो सही हो जाएगा। तो शियर मॉडुलस से पता चलेगा कि कितना आसानी से आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है। चलो अगला सवाल बच्चों आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है 8.5 का। 8.5 पे देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made of brass are loaded as shown in the figure 8.11. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meter, ठीक है, and that of brass wire is 1 meter. Compute the elongation of the steel and brass wires, ठीक है भाई। चलिए देखो यार, अपने पास ऊपर की ओर लगा रखा है इसने स्टील वायर लगा रखा है और नीचे की ओर आपने लगा रखा है ब्रास वायर। स्टील वायर की लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रास की लेंथ है बच्चों 1 मीटर, ठीक। तो अपने को दोनों वायर में क्या निकालना है, स्ट्रेस इलोंगेशन निकालना है, राइट, कितना इलोंगेशन हुआ सर, कैसे पता चलेगा बताइए जरा, कैसे पता चलेगा सर। सर अपने को ये इलोंगेशन जो पता चलेगा उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए लगा लिया जाए। जरा बताओ मुझे एक बात बताओ भाई, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है सर सिग्मा अपॉन में स्ट्रेंथ। सिग्मा क्या होता है सर, फोर्स अपॉन में एरिया, और एप्सिलॉन क्या होता है सर, डेल्टा एल अपॉन में एल। तो बेसिकली हो जाएगा सर एफ एल अपॉन में ए इंटू डेल्टा एल। बोलो भाई, तो मुझे डेल्टा एल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डेल्टा एल चाहिए। तो डेल्टा एल क्या होगा, तो सर डेल्टा एल यहाँ से हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू वाई। तो यही हमने को निकालना है, ठीक है। अब देखो दोनों वायर के लिए बात कर लेते हैं हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग। अगर हम लोग स्टील की बात करते हैं, स्टील के लिए बात करते हैं, तो स्टील में देखो भैया अपने पास दो वेट लग रखा है। स्टील पे दो वेट का भार है, एक 4 kg और दूसरा है 6 kg। यानी स्टील के लिए जो फोर्स लगेगा बच्चों कितना हो जाएगा, 4 + 6 इंटू जी, 4 + 6 इंटू जी, यानी हो जाएगा बच्चों ये 98। कितना हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ठीक, 98 न्यूटन। 6 4 10 इंटू 9.8 मतलब 98 न्यूटन, राइट। अभी हो गया स्टील के लिए फोर्स। स्टील के लिए लेंथ कितना है, स्टील के लिए लेंथ है सर 1 मीटर, और स्टील का एरिया दे रखा है क्या आप सभी को हाँ अपने को डायमीटर दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। अगर अपने को डायमीटर यानी कि 2r की वैल्यू दे दी बच्चों 0.25 सेंटीमीटर, राइट, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 0.25/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए एरिया चाहिए, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.25/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि सेंटीमीटर में तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻⁴ भी हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। देखो अपने पास, और वाई देखो वाई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी नहीं दे रखी है, तो आप सभी लोग डेटा याद करना, वैसे एग्जाम में आप सभी को दे देगा वो ऑलरेडी। तो वाई की वैल्यू स्टील के लिए कितनी होती है बच्चों, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सारा डेटा रख देते हैं, सारा डेटा रख दिया जाए भाई, ठीक है। तो स्टील के लिए हम लोग बात करते हैं, हम स्टील के लिए बात कर लिया जाए। चलिए तो स्टील के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। चलो देखो तो सारा डेटा रख दो इसमें, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एल इज इक्वल टू हो जाएगा एफ यानी कि 98 इंटू लेंथ, लेंथ है कितना भाई स्टील के लिए बताओ, स्टील के लिए लेंथ कितना हो जाएगा, स्टील के लिए लेंथ हो जाएगा सर 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 मीटर में है, ठीक है। एरिया, एरिया हो जाएगा सर पाई इंटू 0.25, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू 2.5 मतलब कितना हो जाएगा जरा बताइए। ये हो जाएगा सर लिख देते हैं, चलो इसको डिवाइड बाई पाई को लिख दो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 0.25/2, 0.25/2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, राइट। और उसके बाद y भी है तो y की वैल्यू हो जाएगा 2 × 10⁻11, ठीक है भाई।
कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो देखो, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बच्चों कितना आता है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख ही देता हूँ। तो इसका डायरेक्टली वैल्यू आता है 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, कितना हो जाता है बच्चों, कितना 1.49 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। दिस विल बी योर मतलब इलोंगेशन इन स्टील। ठीक है, स्टील में बच्चों इतना इलोंगेशन हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं सिमिलरली ब्रास के लिए, अगर आप ब्रास के लिए बात करो भाई, तो ब्रास के लिए भी इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, ब्रास के लिए इलोंगेशन हो जाएगा फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया इंटू वाई। क्लियर है। फोर्स कितना, अब देखो ब्रास के लिए जो फोर्स लगेगा बच्चों, केवल और केवल ये नीचे वाला फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मैं ब्रास के लिए बात करूँ तो ब्रास के लिए केवल 6 kg का फोर्स लगेगा, यानी कि 6 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8। लेंथ इसका 1 मीटर है ही, डिवाइड बाई एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई, मतलब एरिया इसका तो सेम है दोनों का एरिया। ठीक है, तो हो जाएगा 22/7, तो 7 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 7 इंटू 0.25/2 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴। और ब्रास के लिए याद रखिएगा, ब्रास के लिए जो यंग्स मॉडुलस होता है बच्चों, होता है 0.91 इंटू 10⁻11। कितना होता है, 0.91 इंटू 10⁻11 होता है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, जिसको सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चों 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए। इस तरीके से आप बच्चों दोनों में इलोंगेशन निकाल सकते हैं। किसी कोई दिक्कत बच्चा लोग, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा। फार्मूला पे सवाल था, चला जाए आगे, बोलो भाई। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप सभी के स्क्रीन पे देखिएगा, कह रहा है कि द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, मास ऑफ 100 kg इज देयर इज अटैच्ड टू द अपोजिट फेस। ठीक है, द शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 गीगा पास्कल। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होने वाले इस फेस का आप सभी को पूछ रखा है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम लोग बात को क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, ये हो गया क्यूब। अब ये बोल रहा है बच्चों, इस क्यूब का जो ये वाला फेस है, इसको आपने दीवार से फिक्स कर दिया, मतलब चिपका दिया है, मतलब ठीक है, समझ रहे हो बात को। इसको आपने दीवार से फिक्स कर दिया है। ठीक है, दीवार से फिक्स हो गया। और इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पे, इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पे आपने, है ना, इस फेस पे आपने कितना लटका दिया कि फेस पे बच्चों आपने एक 100 kg का एक मास लटका दिया है, समझ गए। ठीक है, और शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया है। एल्यूमिनियम का देखो शियर मॉडुलस दे दिया बच्चों कितना, ईटा कितना दे दिया है आप सभी को, 25 गीगा पास्कल, यानी 10⁹ पास्कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। इस फेस का वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो भैया अगर आप फेस को ऐसे नीचे की ओर खींच रहे हो, तो ये फेस जो है बच्चों थोड़ा सा, ये वाला फेस जो है थोड़ा सा इधर नीचे की ओर चला जाएगा। बोलो, नीचे की ओर आ जाएगा वो फेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये फेस जो है बच्चों थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा, दिख रहा है, अरे दिखा कि नहीं दिखा बताइए। तो ये फेस जो है बच्चों, ये जो जिस पे वेट हमने लगाया था वो फेस थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा। तो वर्टिकली में कितना नीचे आ गया, वर्टिकली में बच्चों ये कितना नीचे आ गया वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों शियर मॉडुलस का काम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना शियर स्ट्रेस। क्या हो जाएगा, शियर, वही शियर, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। ठीक है भाई, चलिए, तो ईटा की वैल्यू 25 इंटू 10⁹ दे रखा है, इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया मतलब फोर्स कितना लग रहा है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है, 100 इंटू 9.8 अपॉन में एरिया, क्योंकि 100 जी करेंगे ना भाई, वेट लगा है तो क्या हो जाएगा 100 जी हो जाएगा। और एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो एरिया जो क्यूब है बच्चों उसका 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका क्या है साइड है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेस। अपॉन में ये जो स्ट्रेन है हमने 5 बोल दिया, क्योंकि स्ट्रेन हमें निकालना है, स्ट्रेन हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा सर ये बेसिकली
इसको आप लोग लिख देंगे 9.8 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁹ हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है किसी को बात? सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है आप सभी को 3.92 इंटू 10⁻, आ जाएगा आप सभी का कितना, -6। ये हो गया बच्चों हमारे पास क्या, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जिसको हम लोग 5 से दिखाते, इसकी वैल्यू आ गई 3.92 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, चलो अब आप सभी लोग बताइए जरा, शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? शियर स्ट्रेन जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? तो ये होता है सर लेटरल स्ट्रेन अपॉन में साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड। ठीक है, वही तो होता है ना भैया। अगर देखो ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये जो फाई होता है ये क्या होता है? ये होता है बच्चों, इसमें आपने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेटरल स्ट्रेन मतलब कह सकते हो, मतलब कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो फाई की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, फाई इंटू साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब कितना बच्चों, ये कर दो, तो जो डेल्टा एक्स निकलेगा 3, ये हमने निकाल लिया, ये कितना हो गया 5, 3.92 इंटू 10⁻⁻6, और इसका क्यूब का कितना है बच्चों, ये लेंथ, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में आ जाएगा। राइट है, मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 3.92 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों हमारा करेक्ट आंसर, या फिर इसको आप लोग लगभग लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के आसपास, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻5 मतलब इतना कम जो है उसमें क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होने वाला। मतलब आप सभी को फील भी नहीं होगा कि कितना ज़्यादा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो जाएगा बात क्लियर है? बढ़िया सवाल था। तो ये सवाल था बच्चों आप सभी के लिए, कहाँ से, इस शियर स्ट्रेस से सवाल था। ठीक है भाई, हो जाएगा क्या, चलो हो जाएगा। चलिए आगे चला जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप सभी की स्क्रीन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से, सभी लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एवरीवन विल रीड द क्वेश्चन, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है बच्चों, केवल फार्मूला है और थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए, फार्मूला के साथ दिमाग लगा दीजिए, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो कह रहा है कि 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ माइल्ड स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ 50,000 किलो। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द कॉलम्स आर 30 एंड 60 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। अपने को स्ट्रेन निकालना है ईच कॉलम का। ठीक है, निकल जाएगा? चलिए सर बिल्कुल निकल जाएगा सर। अपने को क्या कर रहा है बच्चों की, आप सभी को बोल रखा है कि अपने पास 4 कॉलम्स हैं। अब इस 4 कॉलम जो है एक बिल्डिंग का वेट झेल रहा है। ठीक है, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये 4 जो कॉलम है बच्चों, या फिर ऐसे समझ लो 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 कॉलम्स हैं। अब ये 4 कॉलम्स के ऊपर बच्चों लोड लग रहा है कितना, 50,000 kg का। ठीक है, तो ये चूंकि ये बच्चों ये बराबर बराबर है ना, सारे कॉलम बच्चों बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, सारे के सारे कॉलम आइडेंटिकल हैं। तो सब पे जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब पे जो फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन ईच कॉलम, फोर्स ऑन ईच कॉलम। ईच कॉलम पे फोर्स कितना होगा भाई, ईच कॉलम पे फोर्स हो जाएगा सर 50,000 का 1/4 कर दो। समझे कि नहीं समझे? 50,000 के क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे। ठीक है, तो ये अब ये क्या है, जो मास है इसमें आप लोग 9.8 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि ये तो केवल मास है ना, वेट निकालना पड़ेगा, यानी 50,000 में जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे कॉलम पे लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। राइट, फोर्स पता चल गया अपने को फोर्स पता चल गया। चलिए अब अपने को क्या चाहिए भाई, अपने को चाहिए सर स्ट्रेन चाहिए। तो स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन में, यानी कि स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इक्वल टू वाई होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लो। तो स्ट्रेस के लिए आप सभी क्या पता होना चाहिए भाई, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स तो हमने निकाल लिया, एरिया निकाल लो। तो एरिया देखो क्या हो जाएगा बच्चों, जो अपना जो ये है क्या कहते हैं, अपना जो ये कॉलम है बच्चों, वो थोड़ा सा इस टाइप का है कि मतलब इसके पास ये हॉलो टाइप का है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा है बच्चों, ये हॉलो टाइप का है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये अंदर माल भरा हुआ है और बीच में खाली है, समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या निकालना पड़ेगा, अपने को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई
कैपिटल R2 स्क्वायर माइनस स्मॉल r, मतलब समझ लो ना, बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, ये हो जाएगा पाई 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, और चूंकि सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए किया जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा बच्चों ये लगभग 0.27 पाई मीटर स्क्वायर। 0.2 से 6 और 30, 6 में से 30 जाएगा तो 3 और 6 + 30 90 हो जाएगा, राइट। तो 9 × 27 हो जाएगा, तो 0.27 पाई मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अब अपन लोग निकाल लेंगे बच्चों क्या, अब हम लोग निकाल लेंगे अपना स्ट्रेन, क्योंकि क्या है स्टील है तो स्टील के लिए सभी लोग पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है 2 × 10⁻11 होता है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा भाई अपना स्ट्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू सर सिग्मा अपॉन में 2 × 10⁻11, राइट। चलिए सिग्मा निकाल लो भाई, सिग्मा कैसे निकलेगा तो सिग्मा सर वैसे निकाल सकते हैं, हमने फोर्स निकाला है ना, सिग्मा क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स कितना 50,000 × 9.8 डिवाइड बाई 4, ये हो गया फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया है 0.27 0.27 इंटू पाई, ठीक है, और इंटू 2 × 10⁻11 हो जाएगा, राइट है। तो ये आ जाएगा बच्चों अपना 0.722 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा बच्चों अपना क्या, ये हो जाएगा हमारा ईच कॉलम ठीक है, हर एक कॉलम में कितना स्ट्रेन आया, हर एक कॉलम में कितना कितना स्ट्रेन आया, उसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको सारे कॉलम का पूछे तो क्या करेंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हर एक कॉलम का क्या निकल जाएगा बच्चों, यानी हर एक कॉलम में जो स्ट्रेन होगा सर इतना इतना स्ट्रेन होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, किया जा सकता है एवरीवन, हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बच्चों देखिए क्या कह रहा है सभी के स्क्रीन पे कि एक पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ इतना इंटू इतना इज पुल्ड इन अ टेंशन विद 44,500 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, कैलकुलेट द स्ट्रेन। स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, निकाला जा सकता है स्ट्रेन। चलो देखो क्या कह रहा है कि एक कॉपर है भैया, है ना, क्या है बच्चों कॉपर का ये है पीस ऑफ कॉपर हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, कितना दे दिया बच्चों ये 15.2 इंटू 19.1 और 10⁻⁻6 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, राइट। इस पुल्ड विथ टेंशन से इसको खींचा जाता है, इसको किससे खींचता है, टेंशन से खींचते हैं, जिससे कि इसमें क्या होता है बच्चों केवल और केवल इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। कैलकुलेट द स्ट्रेन निकालना है, तो भैया स्ट्रेन निकाल दीजिए। स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गया। चलिए तो स्ट्रेस कितना आ जाएगा भाई, स्ट्रेस देखो फोर्स दे दिया आपने को, एरिया दे दिया, निकल जाएगा। तो फोर्स है सर अपने पास 44,500 अपॉन में एरिया हो जाएगा 15.2 इंटू 19.1 इंटू 10⁻⁻6 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कॉपर के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है बच्चों 42 इंटू 10⁻9, ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉपर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻⁻3, ये आ जाएगा आपका स्ट्रेन ठीक है बच्चों। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, समझ गए। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर का कितना होती है, आप सभी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब एग्जाम होगा तो दिया रहेगा। भले यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, क्योंकि उसने एनसीईआरटी ने अपने पीछे बता दिया होगा, है थ्योरी में इसको डिस्कस कर दिया होगा, राइट, क्लियर है। तो भैया यहाँ से हमने को क्रॉस सेक्शन दे दिया था, फोर्स दे दिया, स्ट्रेन पूछा है, तो स्ट्रेन वाई इज इक्वल टू, या फिर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है बच्चों, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को नीचे ले आइए और स्ट्रेन को उधर ले जाइए, तो हो जाएगा अपने फार्मूला, इसी को रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा अपना भाई क्या स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। चल अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा है बच्चों कि एक स्टील का केबल है जिसका रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, सपोर्ट अ चेयर लिफ्ट एट अ स्काई एरिया, इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ऑफ द केबल कैन सपोर्ट। देखो बोल रहा है बच्चों जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस एरिया 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर मैक्सिमम स्ट्रेस अगर इतना है तो मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है। सर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो भैया अगर मैक्सिमम स्ट्रेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग कितना मैक्सिमम लोड दे सकते हो। तो जो मैक्सिमम लोड होगा
जो मैक्सिमम लोड होगा वो क्या होगा, 10⁸ में एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10⁸ इंटू एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, केबल है तो उसका रेडियस दे दिया यानी 22/7, रेडियस यानी 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। और ये आ जाएगा बच्चों अपना न्यूटन में। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 7.07 इंटू 10⁻4 न्यूटन आंसर हो जाएगा। यानी कि आप लोग इसको इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, है ना, इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, तब जाकर के आपका स्टील केबल जो है बच्चों टूटेगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला था स्ट्रेस और फोर्स का। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो कितना स्ट्रेस लगा सकते हैं, मतलब कितना फोर्स लगा सकते हैं वो आप लोग निकाल सकते हैं एरिया से मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, हो जाएगा बच्चा लोग। चला जाए आगे, चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप सभी के स्क्रीन पे बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पढ़िए जरा, क्या कह रहा है, एक रिजिड बार ऑफ मास 15 kg इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, दोज एट ईच एंड आर कॉपर एंड द मिडल वन इज आयरन, डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच टू हैव द सेम टेंशन। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है कि एक रिजिड बार है, ठीक है, एक रिजिड बार है। अब ये रिजिड बार को बच्चों आपने सपोर्ट कराया है किससे, 3 वायर से सपोर्ट कराया है, जो कि सारे के सारे 2 मीटर लंबे हैं। दोज एट ईच एंड आर कॉपर एंड मिडल वाला जो आयरन है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इफ ईच टू हैव द सेम टेंशन। ठीक है भाई, अगर सब में बराबर बराबर टेंशन है तो उनके डायमीटर का रेशियो बता दीजिए। ठीक है भाई, चलिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा भाई कि अपने पास मान लीजिए कि रिजिड बार है, ठीक है, और हमने क्या किया है, यहाँ पे आपने इसको आपने लटका दिया है एक वायर से यहाँ पे, दूसरा वायर यहाँ पे और तीसरा वायर है बच्चों यहाँ पे। ठीक, और इसको आपने मान लो लटका दिया है। ठीक है, और लटकाया इस प्रकार से है, लटकाया आपने इस प्रकार से है कि सब में जो है वेट जो है, मतलब सब में टेंशन बराबर बराबर है। ठीक है, सब में टेंशन जो है बच्चों बराबर बराबर है ना, टी टी टी, सब में टेंशन बराबर है। और इसका वेट लग रहा है बच्चों नीचे 15 kg का, यानी कि 15 g का वेट नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, और सारे के सारे तार की लंबाई भी 2 मीटर है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियोज ऑफ देयर डायमीटर इफ इज टू हैव द सेम टेंशन। अगर सब में टेंशन बराबर है तो उनके डायमीटर का रेशियो निकालना है। राइट, जरा बताओ मुझे यंग्स मॉडुलस क्या होता है। सर यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस। बोलो भाई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। चलो स्ट्रेस क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेस हो जाएगा सर फोर्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एरिया, एरिया को आप लोग लिख सकते हैं क्या, πd²/4 अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेन देखो सब में क्या कह रहा है, सब में देखो क्या कह रहा है बच्चों, स्ट्रेन देखो बराबर होगा। क्यों सर, सब में स्ट्रेन इसलिए बराबर होगा क्योंकि यार सब लोग सिमेट्रिकली लटकाए गए हैं, सब लोग जो है बच्चों यहाँ से जो फिक्स लटकाए गए हैं। ठीक है, सबकी लेंथ बराबर है और सब लोग बराबर डिस्टेंस लटकाए गए। राइट, तो सबकी अगर लेंथ बराबर है, सब लोग को बराबर डिस्टेंस लटकाए हो, तो भैया उस सिमेट्रिक अगर टेंशन भी लग रहा है तो सब में इलॉन्गेशन भी बराबर होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन ही है, सब में इलॉन्गेशन क्या होगा, बराबर होगा, तो सब में स्ट्रेन क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों सब में जो फोर्स है, फोर्स यानी कि टेंशन इंटू स्ट्रेन इंटू 4 डिवाइड बाई πd²। ठीक है, तो सभी के लिए अगर मैं वायर्स के लिए बात करूं, देखो एंड्स पे क्या लगा रखा है उसने, एंड्स पे देखो लगा रखा है उसने किसका, कॉपर का लगा रखा है, एंड्स पे बच्चों कॉपर, यहाँ पे भी है कॉपर, और बीच में लगा रखा है आपने आयरन। ठीक है, तो देखो यार सब आप सभी को क्वेश्चन में सीधे बोल ही दिया है कि सब में टेंशन बराबर है, स्ट्रेन सब में बराबर होगा, फोर्थ कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट, यानी बेसिकली जो यंग्स मॉडुलस प्रोपोर्शनल टू d², या फिर अपने को डायमीटर पूछा था, डायमीटर प्रोपोर्शनल टू 1/√, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस यही पूछा है भाई, उनके डायमीटर का रेशियो क्या है, तो d1/d2 इज इक्वल टू √y2/y1, बस काम खत्म। ठीक है, d1/d2 विल बी इक्वल टू √y2/y1 हो जाएगा। चलिए, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, d1/d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 मतलब कॉपर का, और सॉरी आयरन का, क्या हो जाएगा, आयरन का बताइए, आयरन का होता है बच्चों 190 इंटू 10⁹, और क्या है अपना कॉपर, इसका होता है 110 इंटू 10⁹।
यानी कि हो जाएगा अपने पास बच्चों √19/11 जिसका मान हो जाएगा 1.314। ठीक है, ये हो जाएगा भैया उनके डायमीटर का रेशियो। क्या सभी को समझ में आ गया? बात हो गया, कर सकते हैं। ये डेटा आप सभी को नहीं दिया है, ये डेटा आप सभी लोगों को किताब से मिल जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, हो जाएगा बच्चे लोग, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, लाइक भी कर देना क्योंकि बढ़िया डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। अगर इस सवालों को कर लेते हो भाई, क्लास 11 का एनसीईआरटी थोड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू क्लास 12, तो प्रैक्टिस करो। अगर इन सवालों को अगर लगा पा रहे हो तो भैया आपका रास्ता, आप लोग अपने अगल बगल के बंदों से, जो भी आपके कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो इसको नहीं देख रहे हैं, जो इसको नहीं लगा रहे हैं, उसके कंपेरिजन में जो है ये आपका जो लेवल हो जाएगा बच्चों, उनसे 3 स्टेप अपर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका स्टेप जो है मतलब आपका जो लेवल हो जाएगा वो अप हो जाएगा, देख लेना, गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ तक बच्चों हमने कर लिया है 10 क्वेश्चन को सॉल्व एनसीईआरटी का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बोल देना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है बच्चों कि एक 4.5 kg का मास है, फास्टेन टू एट एंड ऑफ अ स्टील वायर ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ 1 मीटर इज whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolution per second at the bottom of the circle. ठीक है, the cross sectional area of the wire is इतना, calculate the elongation of the wire when the mass is at its lowest point of its path. ठीक है, समझ गए? चले, तो एक स्टील का वायर है, एक स्टील का वायर है, उसमें आपने 14.5 kg का मास को बच्चों क्या कर दिया है, लटका दिया है। 14.5 kg के मास को आप सभी ने इस पे क्या कर दिया है, लटका दिया है। ठीक है, और इसको आप लोग घुमा रहे हैं। इसको आप लोग किससे घुमा रहे हो बच्चों, घुमा रहे हो। ठीक है, तो देखो जरा, एक अपने पास स्टील का रॉड है, इस पे आपने एक मास को बांध दिया है और इसको आप लोग एक वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से घुमा रहे हो। ठीक है, एक वर्टिकल सर्कल में आप सभी लोग घुमा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि सर यहाँ पे मतलब कि इसका जो अनस्ट्रेच लेंथ है, ये जो स्टील का वायर है, इसका अनस्ट्रेच लेंथ कितना है भाई, 1 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रही है आप सभी को 0.065 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ओमेगा दे दिया आपने, कितना से घुमा रहे हो बच्चों, जिसको आप लोग घुमा रहे हो 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 2 रिवोल्यूशन में यानी कि 2 पाई चक्कर, और पर सेकेंड यानी कि हो जाएगा ये 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। बोलो भाई कितना हो जाएगा, कि हमने इसको रेडियन बताना जरूरी है, रिवोल्यूशन में तो काम नहीं होगा। ठीक है, और मास जो है बच्चों, ये मास देखो यहाँ पे लटका है, तो कह रहा है कि इस स्टील के जो रॉड है, इस स्टील का जो वायर है, इसमें कितना इलोंगेशन होगा जब मास जो है बच्चों अपने पाथ के मिनिमम पॉइंट पे। जब बच्चों ये पाथ के मिनिमम पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा सर, एक तो mg लग रहा है नीचे की ओर, और दूसरा सर सर्कुलर पाथ में घुमाने की वजह से एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी लगेगा जो कि बाहर की ओर होगा। कितना हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, सर्कुलर मोशन याद करो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगने वाला नेट फोर्स है सर वो कितना है सर, नेट फोर्स जो है बच्चों वो होगा mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए रख दिया जाए, सारा डेटा रख दो भाई। m कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 14.5, g की वैल्यू 9.8, रेडियस यानी कि जो लेंथ है भाई यही तो रेडियस होगा ना, कितना हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा बच्चों 4 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 14.5, ये हो जाएगा 9.8, और ये हो जाएगा 4 पाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 पाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 पाई स्क्वायर। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आप सभी का 24.34 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 24.34 न्यूटन के आसपास ये आ जाएगा फोर्स, राइट। यानी कि जब स्टील का रॉड जब अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है तो उस लोवेस्ट पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना लग रहा है। अब आप सभी को पूछा है कि भैया इस कंडीशन में कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, इलोंगेशन निकाल सकते हैं आसानी से सर। इलोंगेशन यानी कि जो यंग्स मॉडुलस आप सभी को पता है बच्चों, कितना होता है, एफ इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू इलोंगेशन डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर एफ इंटू एल डिवाइड बाई एरिया इंटू वाई। हो जाएगा, हो जाएगा क्या। चलिए यहाँ से इलोंगेशन निकाल लो भाई, इलोंगेशन निकाल लीजिए। तो फोर्स कितना है बच्चों, फोर्स अपने पास 24, लेंथ है 1 मीटर,
एरिया आप सभी को दे रखा है कितना, इसको लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁶, 10⁻⁶। और यंग्स मॉडुलस कितना है भाई, यंग्स मॉडुलस स्टील का यंग मॉडुलस सभी को पता होना चाहिए 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा बच्चों 1.87 मीटर। कितना आ जाएगा ये, सॉरी 1.87 से 1.87 मिलीमीटर हो जाएगा ये, 1.87 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं बच्चों 1.87 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिया, इसीलिए बोला जाता है बच्चों एनसीईआरटी को जरूर प्रैक्टिस करें। ये आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल टॉपिक्स को इंक्लूड करके सवाल दे देता है। कभी कभी तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है, मजा आ जाता है कि मतलब है ना, तो किस तरीके से सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चला जाए आगे की ओर। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग। चलिए चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन। और देखो बच्चों बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सेशन को लास्ट तक जरूर देखो, बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, मजा आ जाएगा। सभी लोग सीखो कैसे किया जाता है इस टाइप के सवालों को, राइट। देखिए क्या कह रहा, कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर। यानी कि क्या कह रहा है भैया, बी निकालिए। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर क्या होता है, बी होता है। ठीक है, उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है आप सभी को, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है क्या, चलो दे रखा है, क्या दे रखा है 100 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है बच्चों आप सभी को 100 लीटर। प्रेशर इंक्रीज, डेल्टा पी दे दिया कितना 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसको आप लोग पास्कल में चेंज करेंगे क्योंकि इसको हम लोग को पास्कल में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम दे दिया, फाइनल वॉल्यूम दे दिया 100.5, ठीक है, लीटर। चलिए, तो कह रहा है, तो ये सबसे पहले बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर निकाल लीजिए। वाटर का निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा बताओ जरा, फार्मूला बताओ सर। फार्मूला होता है आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया उसके करस्पॉन्डिंग आपका वॉल्यूम में कितना चेंज आया, यही तो होता है सर। आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया 1.013 इंटू 10⁻⁷ का पास्कल का, और कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में सर, ये 100 था 100.5 हो गया, यानी 0.5 का चेंज हुआ, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या। चलो भाई क्लियर है, किसी कोई डाउट बच्चा लोग, हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, याद रखिएगा अपने को यूनिट वगैरह कुछ कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेशियो है तो काम हो जाएगा अपना, राइट। कर दो सॉल्व कर देंगे, जिसको कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना 2 जीरो और ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, और इसको कर देंगे 10/5 यानी कि लगभग 2.02 इंटू 10⁻⁹ पास्कल। ये हो जाएगा भाई अपना वाटर का बल्क मॉडुलस। वाटर का बल्क मॉडुलस हो जाएगा कुछ इतना, समझ में आ गया, निकाल जा सकते हैं। चलिए, उसके बाद कह रहा है कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर। एयर से कंपेयर कीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सप्लेन इन सैंपल टर्म्स व्हाई दिस रेशियो इज सो लार्ज। ठीक है, तो एयर से कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो एयर से कंपेरिजन अगर कर सकते हैं बच्चों हम लोग, तो एयर से देखिए क्या कंपेरिजन करेंगे, तो देखिए जरा एयर से क्या हो जाएगा सर, एयर का बल्क मॉडुलस जो होता है, एयर का बल्क मॉडुलस होता है जो वो होता है सर कितना, ये होता है 1 इंटू 10⁵, 1 इंटू 10⁵ क्या होता है, 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है क्या, एयर का बल्क मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है। अब याद कीजिए बच्चों, आप सभी को बोल रखा है कि इन दोनों में कंपेयर करो, तो वाटर डिवाइड बाई एयर कीजिए, वाटर डिवाइड बाई एयर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अपना 2.02 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 10⁵। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों लगभग 2.02 इंटू 10⁴ चला जाएगा, राइट। तो ये रेशियो देखो, मतलब जो वाटर का जो बल्क मॉडुलस है भाई, वाटर का जो बल्क मॉडुलस है वो एयर के कंपेरिजन में इतना ज़्यादा है, लगभग 20,000 गुना ज़्यादा है, मतलब लगभग ये हो जाएगा 20,200 इतने के आसपास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि जो वाटर का जो बल्क मॉडुलस है वो एयर के कंपैरिजन में 20,000 गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई बताओ जरा। ऐसा इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि वाटर जो होता है वो नियर अबाउट इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब वाटर में प्रेशर लगाने के बाद उसके वॉल्यूम में चेंज जो होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एयर। भैया आप एक बर्तन ले लो,
एक बर्तन में आप ले लो कितना, आधा लीटर पानी रखो और आधा लीटर क्या रखो, हवा रखो। ठीक, अगर आप पानी को दबाते हैं बच्चों तो पानी का वॉल्यूम बहुत मुश्किल है कि कम होगा, राइट। पानी का वॉल्यूम बहुत मुश्किल है कम होगा, लेकिन एयर को अगर आप दबाते हैं बच्चों तो एयर बहुत ज्यादा दब जाएगा, क्योंकि एयर के बीच जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उनको दबा देंगे तो उनका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में घट जाएगा। ठीक है, तो जब उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा अमाउंट में घट जाएगा, किसका, एयर का, तो एयर के लिए बच्चों ये जो डेल्टा वी अपन वी वो ज्यादा हो जाएगा। अगर नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाला जो बल्क मॉडुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो बल्क मॉडुलस होता है वाटर का क्या होता है, पान एयर की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, कहानी समझ में आ गया, मजा आया कि नहीं आया। चलो आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ वेयर प्रेशर इज 80 एटमॉस्फेरिक गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस इज 1.03 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि पानी है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट अ डेप्थ, एक डेप्थ है, ठीक है, मैंने मान लिया एच गहराई पर, एच गहराई पर यहाँ पे जो यहाँ पे जो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो क्या कह रहा है, प्रेशर जो है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर जो बोल रखा है वो 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्रेशर होगा बच्चों, यहाँ पे प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि सरफेस है। तो एच गहराई में प्रेशर है कितना, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यहाँ पे डेंसिटी रो नॉट मतलब सरफेस पर डेंसिटी कितना है, 1.03 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है कि जब यहाँ पे है पानी तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कितनी होगी, राइट। तो बच्चों वैसे आइडियल फ्लूइड के लिए डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडियल फ्लूइड के लिए डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, उनके ऊपर कितना भी फोर्स लगा दीजिए उनकी डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाए तो कोई भी फ्लूइड आइडियल नहीं होता, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट तो पड़ता ही है ना। मतलब उतना इसके ऊपर अगर इतना पानी का अगर वजन है तो थोड़ा मोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होगा और थोड़ा मोड़ा डेंसिटी जो है बच्चों चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये डेंसिटी कितना चेंज होगा वो निकालना है। सर कैसे निकाल सकते हैं, है ना, ये डेंसिटी में चेंज कैसे निकाला जा सकता है। तो बच्चों डेंसिटी में चेंज हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, राइट। चलिए देखो क्या दे रखा है आप सभी को, आप सभी को ये चीज़ दे रखा है बच्चों, क्या कि आप सभी लोग याद रखेंगे कि अपने को देखो जरा ध्यान से, शुरुआत के पेपर प्रेशर कितना बच्चों, पी नॉट जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे कितना पी बच्चों 80 एटीएम, यानी कि प्रेशर में कितना इंक्रीज हुआ। डेल्टा पी बता सकते हैं क्या, तो ये 80 था 1 था तो कितना इंक्रीज हुआ सर, 79 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, डेल्टा पी इतना आ गया। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम में चेंज निकालना है। वॉल्यूम में चेंज कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए बी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी, यही होता है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या निकालना है भाई, डेल्टा वी निकालना है। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा पी इंटू वी अपॉन में डेल्टा वी। क्लियर है, चलिए अब बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, वाटर का जो बल्क मॉडुलस होता है वो कैसे पता करेंगे। तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर बच्चों याद रखिएगा जो होता है, इसके लिए हमें के की वैल्यू पता होती है, के की वैल्यू नहीं दे रखी ना। चलिए तो के की वैल्यू जो होती है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वाटर का, ये याद रखिएगा, ये होता है 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स होता है। ठीक है, ये होता है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी। तो बल्क मॉडुलस होता है 1 अपॉन में के होता है। ठीक है, चलिए तो जो डेल्टा वी हो जाएगा भाई, डेल्टा वी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, डेल्टा वी अपॉन में वी निकाल लो, डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा सर बेसिकली ये क्या हो जाएगा सर, डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा सर डेल्टा पी अपॉन में बी। और डेल्टा पी अपॉन में बी को लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा पी इंटू के लिख सकते हैं क्या। ठीक है, और के की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पे। चलिए तो डेल्टा वी अपॉन में वी निकाल लो सर, डेल्टा वी अपॉन में वी इज इक्वल टू हमने देखा कि आ गया सर कंप्रेसिबिलिटी इंटू क्या आ गया सर, कंप्रेसिबिलिटी इंटू डेल्टा पी आ गया, राइट है। क्लियर यहाँ तक, चलो अब अपन लोग इसको कर देते हैं सॉल्व। डेल्टा वी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा वी हो जाएगा सर, देखो बताओ, मास अपॉन में डेंसिटी माइनस मास अपॉन में डेंसिटी डैश डिवाइड बाई मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है भाई, डेल्टा वी तो यही होगा ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, राइट।
तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है बच्चों, मास अपान में डेल्टा है, ठीक है। ये हो जाएगा मास अपान में रो हो जाएगा, मास अपान में रो माइनस मास अपान में रो डैश इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी, राइट है। चलो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मास से मास अपने कैंसिल, ठीक है, समझ में आ रहा। चलो अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए ध्यान से, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू अगर आप लोग निकाल लीजिए, के की वैल्यू कितना है भाई, के की वैल्यू आपने देखा कितना है, के की वैल्यू 45.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, राइट, इतना ही ना, कितना भाई -11, और हमने डेल्टा पी निकाल लिया, कितना डेल्टा पी निकाल लिया हमने 79 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 79 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में बदल देंगे तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों लगभग 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 6 11 -6 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेल्टा वी, राइट, इसकी वैल्यू आ गई 3.67 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है भाई। चलो तो देखो मास से मास काट दो तो हो जाएगा बच्चों अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1 अपान में रो माइनस 1 अपान में रो डैश डिवाइड बाई 1 अपान में रो की वैल्यू आ गई इतना 3.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, ठीक है, क्लियर है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x है ना, ताकि अपन लोग को रो डैश निकालना है, राइट है। चलो कर दिया जाए तो 1 अपान में रो माइनस रो डैश यानी हो जाएगा रो डैश माइनस रो, क्या हो जाएगा भाई रो डैश माइनस रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रो इंटू रो डैश, रो इंटू रो डैश डिवाइड बाई 1 अपान में रो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई अपना 1 माइनस रो अपान में रो डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों अपना x, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू रो अपान में रो डैश, तो रो डैश जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा रो अपान में 1 माइनस एक्स। रो की वैल्यू कितनी है बच्चों, ऊपर जो है वो कितना रो डेंसिटी इतना है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, और 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना है 3.67 इंटू 10 टू द पावर -6। भाई ये -6 में है, समझ रहे हो, ये कितना है -6 में है, समझ में आ रहा है। तो मतलब इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो देख सकते हो डेंसिटी जो होगा मतलब वैसे कैलकुलेट कर लेना, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये लगभग आ जाएगा 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब के आसपास ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देख सकते हो डेंसिटी में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, जितना डेंसिटी ऊपर था बच्चों सेम टू सेम डेंसिटी उतनी नीचे आ रही है, राइट, क्लियर है। तो खास कोई प्रभाव डेंसिटी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है बच्चों एक की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि ये -6 है, तो 1 में से 10 टू पावर -6 घटाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट, मतलब बहुत ही कम चेंज होगा डेंसिटी में, समझ गए, समझ में आ गया पूरा कहानी, ठीक है। तो सवाल बढ़िया था यार, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, लेकिन कोई बात नहीं, सोचना कैसे किया जाता है इस टाइप के सवालों को, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी पूछा है आपसे, फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm, ठीक है, ठीक है। ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के लिए के दिया होना चाहिए आप सभी को, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं। तो भाई बताओ जरा बी क्या होता है, सर ये होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी होता है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी क्या हो जाएगा सर डेल्टा पी अपॉन में बी हो जाएगा, और बेसिकली हो जाएगा डेल्टा पी इंटू के हो जाएगा, राइट। तो आपने कितना प्रेशर में चेंज किया भाई 10 एटमॉस्फेरिक, यानी 10 इंटू 1.03 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और के की वैल्यू ग्लास के लिए होती है बच्चों 37 इंटू 10 टू द पावर 9, ये होती है ग्लास के लिए के की वैल्यू, ठीक है, समझ गया। सॉल्व कर दीजिए, इसको रख दीजिए, रख दिया जाए, ठीक है, इसको रख दो, सॉल्व कर दो, देखो सही है ना। जो आपने को क्या फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम पूछा है, तो डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा, राइट है, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में बी हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन में बी को हम लोग लिख देंगे क्या डेल्टा पी इंटू के लिख देंगे, राइट है। सभी को दिक्कत, कोई चीज को दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ ये सॉरी ये 1 बाई में होगा बच्चों, है ना, याद रखना ये बी ये 1 बाई होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है 31 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इसको रख दीजिए, तो हो जाएगा कितना 1.03 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 37 इंटू 10 टू द पावर 9, डिवाइड कर देंगे बच्चों तो देखो आ जाएगा ये 2.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना कितना फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा वॉल्यूम में, निकल जाएगा, केवल फार्मूला का खेल है थोड़ा सा, और जो भी डेटा नहीं दिया है उस डेटा को आप सभी लोग एनसीईआरटी में दिया रहेगा, पीछे जाकर उठा लेना, वहां से सॉल्व कर लेना, क्लियर है, ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो बच्चों क्या कह रहा है आप सभी के स्क्रीन पे,
डिटरमाइन द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्ट टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ इतना। ठीक है, फिर से वही आपसे डेल्टा वी अपॉन में वी पूछा है, डेल्टा बी अपॉन में वी पूछा है। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पी अपॉन में कितना बी है, राइट। तो डेल्टा पी आप लोग कितना लगा रहे हो, 7 × 10⁶ लगा रहे हो। और कॉपर के लिए जो बी होता है बच्चों, कॉपर के लिए जो बी होता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा सर 140, है ना। ये पास्कल में है, समझ में आ रहा, ये हो जाएगा पास्कल में। और हाँ ठीक है, तो आप सभी को क्या निकालना है, आप सभी को प्रेशर दे ही दिया डेल्टा पी अपॉन में बी। इसके लिए बी की वैल्यू कितना रखेंगे, तो बी की वैल्यू हो जाएगा बच्चों आप सभी लोग 140 × 10⁹ कितना रखेंगे, 10⁹ हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा बच्चों अपना चेंज इन द, क्या हो जाएगा, दिस विल बी चेंज इन द, दिस विल बी चेंज मतलब वॉल्यूमेट्रिक चेंज, मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 7 × 10⁶ डिवाइड बाई 140 × 10⁹। सॉल्व करते हुए सिंपली देखो कट रहा है, ये हो जाएगा 120, है ना, 120 सॉरी 20 हो जाएगा। 20 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 10⁻1/2 × 10⁻, ये हो जाएगा 6 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁴, या फिर बेसिकली लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁵, राइट। ये डेल्टा वी अपॉन वी आ गया। लेकिन आपसे डेल्टा वी पूछा है, वॉल्यूम में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कितना वॉल्यूम घटा, तो सर डेल्टा वी हो जाएगा v × 5 × 10⁻⁵, राइट है। ये हो जाएगा किस में, निकाल लो। तो भैया सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1, यानी हो जाएगा कितना 10⁻³ × 5 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब में हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा बच्चों 5 × 10⁻⁸ मीटर का क्यूब, राइट। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब बदलना है तो 10⁻⁻6 से डिवाइड कर दिए तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। इतना जो हो जाएगा बच्चों इसके वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो दिस विल बी द टोटल कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम, ठीक है। आसान सवाल था, किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बच्चों, बी की वैल्यू आप सभी को फिर से नहीं दे रखा है, तो बी की वैल्यू आप सभी को किताब से उठा लेना है। चलो चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 16 बच्चा लोग। तो ये जो है आप सभी का लास्ट क्वेश्चन भी है, आप सभी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन करना है, या होमवर्क करके आओगे, बताओ जरा, करना है, चलो कर ही देते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाय 0.10%, ठीक है भाई। इतना से आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। कैरी एन क्वार्टर ऑफ द लोड, है ना, कैरी 1/4 ऑफ द लोड, ठीक है। 1/4 ऑफ द लोड ये कैरी करता है, क्लियर है। चलो निकालो जरा। तो कह रहा है बच्चों कि हाउ मच शुड द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर, यानी कि आपने को वॉल्यूम दे दिया कितना, 1 लीटर। वॉल्यूम कितना दे दिया है ना, वॉल्यूम दे दिया बच्चों 1 लीटर दे दिया है, ठीक है। और आपको बोल रखा है कि बच्चों हाउ मच शुड द प्रेशर, आपसे डेल्टा पी पूछा है, डेल्टा पी कितना होना चाहिए कि ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज टू कंप्रेस इट बाई 0.1%, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में वी इज इक्वल टू 0.1% दे दिया, यानी 0.1/100 दे दिया है। ये समझ में आ गया, डेल्टा वी अपॉन में वी दे दिया भाई, बेसिकली दे दिया 10⁻³ कितना -3 दे दिया, राइट है। तो सीधे आपको दे दिया है, क्लियर है, हो जाएगा। चलो यहाँ से आप सभी लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप सभी लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालना है आप सभी को, हाउ मच शुड प्रेशर, यानी डेल्टा पी निकालना है। तो फॉर्मूला सभी को पता है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, सॉरी 100 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से डेल्टा पी निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को इसका आंसर बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। पूरा तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है इसको सॉल्व, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे खत्म होता है आप सभी का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के एनसीईआरटी के 16 क्वेश्चन का डिस्कशन। और 16 क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आप सभी को, लेकिन आप सभी का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आ रहा है। तो चलो बच्चों हम लोग सेशन करते हैं यहीं पे एंड। तो भैया कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, है ना। तो मैं इसी तरीके से सेशन लाता रहूंगा आप सभी के लिए एनसीईआरटी के सोल्यूशन का, क्योंकि एनसीईआरटी के सोल्यूशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग कर लेते तो बच्चों अंदर से आ जाएगा कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस से ही सारे सक्सेस का की होता है बच्चों, ठीक है। तो अपने को सक्सेसफुल होना है कि नहीं होना है, होना है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और थैंक यू वेरी मच जिन्होंने सेशन को लास्ट तक देखा बच्चों। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे।